हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आज की इस क्लास में 9 अक्टूबर ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं हरिओम हाथरस से, शशि वर्मा जौनपुर से और रंजन बौरिया ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप सभी ने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। जो भी साथी क्लास में आ चुके हैं आप सभी एक बार शेयर कर दो ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएँ। तो आज का सबसे पहला प्रश्न आपको बताना है, निम्न में कौन सा एंटीवायरस है? इसमें से एंटीवायरस कौन सा है? क्या होगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन दिया है बिट डिफेंडर, डिफ्रेगमेंटर, यूटिलिटी प्रोग्राम या नन ऑफ दीज। तो इसमें से कौन सा एंटीवायरस है? एंटीवायरस आपको बताना है कौन सा एंटीवायरस है। चलिए कौन सा यहाँ पे होगा? तो फर्स्ट ऑप्शन आपको ध्यान रखना होगा, बिट डिफेंडर आपका एक एंटीवायरस प्रोग्राम है। ऑप्शन नंबर होगा पहला। ठीक है, बिट डिफेंडर एक एंटीवायरस प्रोग्राम है, सभी को ध्यान रखना होगा। और अगर आपसे पूछें कि एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है तो आपको बताना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। कैसा होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है आपका एंटीवायरस। ये भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड का जवाब करेंगे सभी बच्चे। आपको बताना है टार कमांड का इस्तेमाल क्या होता है। टार कमांड का इस्तेमाल क्या होता है? कॉपी करने के लिए होता है, एक्सट्रैक्ट आर्काइव फाइल या न्यू डायरेक्टरी, या सिर्फ इसमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो टार कमांड का इस्तेमाल कब होता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, एक्सट्रैक्ट आर्काइव फाइल के लिए टार कमांड का इस्तेमाल होता है। ठीक है, ऑप्शन आपका यहां पर होगा वी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बताना है सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है। सारथी का पूरा नाम बताना है सभी बच्चों को। कौन सा होगा राइट आंसर? सारथी का फुल फॉर्म सभी को बताना है और यहां पर सही जवाब होगा ऑप्शन पहला, सिनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। सारथी का फुल फॉर्म होता है, तो सभी को नोट कर लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बताना है एईपीएस में यूनिक आईडी के अलावा किसका प्रयोग होता है। मींस एईपीएस में यूनिक आईडी के अलावा और किसका इस्तेमाल होता है। एईपीएस का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। आपने देखा होगा बहुत सारे जो मिनी बैंक हैं, छोटे छोटे जो आपके ग्राहक सेवा केंद्र हैं, वहां पर जाकर के भी आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, बैलेंस की आप इंक्वायरी कर सकते हैं, आप वहां पर पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं, आप विड्रॉ कर सकते हैं। तो वहां पर क्या होता है? एईपीएस सिस्टम होता है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम होता है। मीन्स आपको वहां पर अपना एक यूनिक आईडी देना होता है, जैसे आपका आधार कार्ड। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है? इसके अलावा बायोमेट्रिक करना पड़ता है ना। आपको अपना आधार नंबर बताना है, मीन्स एक यूनिक आईडी बतानी है, और अपना बायोमेट्रिक आपको देना है। आप पैसा निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं, बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। तो ऑप्शन होगा आपका सी करेक्ट। निम्न में वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है? निम्न में वॉलेटाइल मेमोरी आपको बतानी है, रैम, रोम, पी रोम या नन ऑफ दीज। क्या होगा आपका राइट आंसर? सभी को कमेंट बॉक्स में लिखना है वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी है। देखो वॉलेटाइल मेमोरी क्या होती है? ऐसी मेमोरी जो डेटा को परमानेंट सेव करके नहीं रखती है, मतलब अस्थाई होती है, या फिर आप इसको टेम्परेरी बोल सकते हैं। ऐसी मेमोरी जो आपकी टेम्परेरी होती है वो आपकी क्या है? रैम है। ऑप्शन नंबर पहला। तो यहाँ पर वोलेटाइल कौन सा हो जाएगा? रैम हो जाएगा। तो ऑप्शन आपका पहला करेक्ट हो गया। यानी कि आपका जो रैम होता है, जिसे आप रैंडम एक्सेस मेमोरी का नाम देते हैं, ये आपकी वोलेटाइल मेमोरी है। अगर बात करते हैं रोम की, तो रोम कैसा है? रोम आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है। मींस रोम के अंदर जो डेटा होता है वो परमानेंट वहां पर सेव रहता है, भले ही आपका कंप्यूटर बंद क्यों ना हो जाए, है ना। तो रोम हमारा रीड ओनली मेमोरी होता है, जो कि एक प्रकार का कैसा है? नॉन वोलेटाइल है। मींस यहाँ पर इसको आप स्थायी मेमोरी भी बोल सकते हैं। और आपको पता है पी रोम जैसे कहते हैं प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, तो रोम का ही एक टाइप है, एक प्रकार है। ठीक है, बाकी थोड़ा सा आपको और यहाँ पर क्या समझना है, जो आपका रैम होता है मुख्यतः दो प्रकार का होता है। रैम दो प्रकार का होता है, एक आपका यस रैम होता है,
और एक आपका डी रैम होता है। यस रैम को बोला जाता है स्टैटिक, इसे बोलते हैं स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो एक सवाल आपसे बन सकता है कि एस रैम किस प्रकार का है, रिफ्रेशिंग मेमोरी है या नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी है। ये सवाल भी अभी कल या परसों में शायद पूछा गया था, इसलिए आपको पढ़ना बहुत ही ध्यान से है, इसको समझना भी बहुत जरूरी है। तो यस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये आपका कैसा होता है, नॉन रिफ्रेशिंग होता है, मीन्स इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो यस रैम होता है ये नॉन रिफ्रेशिंग मेमोरी होता है, फुल फॉर्म भी आपको इसका ध्यान रखना है। एक आपका होता है डी रैम जिसका मतलब होता है डायनेमिक रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यह आपकी रिफ्रेशिंग मेमोरी है, मीन्स इसको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। तो ये थोड़ा सा और आपको ध्यान रखना होगा, डी रैम को आपको रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, यस रैम को रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती है। बट अगर आपसे सवाल करें कि क्या यस रैम आपका वोलेटाइल मेमोरी है या क्या आपका डी रैम एक वोलेटाइल मेमोरी है, तो आपका आंसर होगा यस, ये दोनों आपकी कैसी हैं, वोलेटाइल मेमोरी हैं। ओके, तो ऑप्शन हमारा यहाँ पे क्या होगा, पहला राइट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बताना है MQTT का अर्थ क्या होता है। MQTT का फुल फॉर्म तो सभी को ध्यान रखना है, ऑप्शन पहला हो जाएगा मैसेज क्यूइंग टेलीमेंट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, इसका पूरा नाम होता है, ये सभी को ध्यान रखना है, ठीक है। अगले प्रश्न में आपको बताना है GUI की फुल फॉर्म क्या होती है। टाइम की वजह से यहाँ पर इनको टाइप नहीं किया है, सीधे ऐसे ही जो बच्चों ने भेजा है उस स्क्रीनशॉट को यहाँ पे डाल दिया है। तो बस आपको समझ लेना है ताकि अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आपकी हेल्प हो सके। और ये थर्ड बैच में आज पूछा गया है, अलीगढ़ में शायद ये पेपर हुआ बच्चे का। तो यहाँ पर GUI का फुल फॉर्म पूछा गया था, शायद सभी को पता होगा। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का पूरा नाम। दूसरा यहाँ पर एवरेज का एक फार्मूला दिया गया है, एवरेज 3,5,4। सेम क्वेश्चन कल की क्लास में भी हमने पढ़ाया था आपको, इससे पहले भी आपको पढ़ाया था, और ये आज यानी कि 9 अक्टूबर 666 एग्जाम में पूछा गया है थर्ड बैच में। तो एवरेज का यहाँ पर क्या होगा, 3, 5 और 4 का एवरेज अगर आप निकालोगे तो आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहाँ पर बच्चे ने लिख भी दिया है 4 होगा, यानी कि औसत ज्ञात करना है। और आपको पता है औसत ज्ञात करने के लिए हमें 3, 5 और 4 को जोड़ना पड़ेगा। तो 5, 3, 8 और 4 12 हो जाएगा, और 12 को भाग किससे करना पड़ेगा, तो 12 को भाग यहाँ पर जितने नंबर हैं उससे करना पड़ेगा। नंबर कितने हैं, 1, 2, 3, 3 से भाग करेंगे, 3 चक्कू 12 यानी कि 4 आपका जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका 4 हो जाएगा। आगे दिया गया OTP की फुल फॉर्म पूछा गया था, तो आपको पता है OTP का मतलब वन टाइम पासवर्ड, आपको नोट कर लेना है। क्या होता है, वन टाइम पासवर्ड होता है। आगे दिया गया है लिब्रे ऑफिस में कॉलम की संख्या पूछी है। लिब्रे ऑफिस कैल्क की यहाँ पे बात की गई होगी। लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कॉलम कितने होते हैं, तो आपको पता है कॉलम होते हैं 1024, टोटल कॉलम 1024 होते हैं। एक और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, अंतिम कॉलम का नाम क्या होता है, मीन्स जो 1024वां कॉलम होता है उसका नाम क्या होता है, तो उसका नाम होता है AMJ। अंतिम कॉलम का नाम AMJ होता है, ठीक है। आगे दिया गया है ई गवर्नेंस सरकार से संबंधित है। ई गवर्नेंस सरकार से संबंधित है, यस नो यानी कि ट्रू फॉल्स में इसका जवाब करना होगा। तो क्या हो जाएगा बताइएगा, ट्रू होगा या फॉल्स होगा। ई गवर्नेंस सरकार से संबंधित है, तो यस आपका राइट आंसर होगा ट्रू, यानी कि यहाँ पर ये आपका ट्रू हो जाएगा। आगे यहाँ पर दिया गया है प्रोडक्ट 50, -7। अब आपको पहले भी हमने बताया है कि प्रोडक्ट जो होता है ये क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है, गुणा करने का काम करता है। तो आप यहाँ पर 50 × 7 से करा देंगे, आंसर कितना हो जाएगा, -350 हो जाएगा, -350 आपका जवाब हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा है। आगे दिया गया है डिजिलॉकर से संबंध यानी कि ऐसा कुछ पूछा गया होगा, डिजिलॉकर से किसका संबंध है, ठीक है। तो यहाँ पर आधार कार्ड ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डिजिलॉकर को चलाने के लिए आधार कार्ड की आवश्यकता होती है। क्योंकि क्या होगा, अगर मान लिया डिजिलॉकर आपने इंस्टॉल किया है उसमें आधार नहीं लगाएंगे तो वो आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि ऐसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो डिजिलॉकर में आप ऑनलाइन उन्हें फीज करके डाउनलोड कर सकते हो। वो आपके डिजिलॉकर के अंदर ऑनलाइन आपके मोबाइल में आपके डिजिलॉकर में आ जाएंगे, जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये कैसे आएंगे, आधार कार्ड के जरिए ही तो वो फीस होंगे,
किसी ऑफिस के साथ में, है ना, जो भी वहाँ पर कार्यालय लिंक होंगे आपके डिजिलॉकर के साथ में, वहाँ से आप डॉक्यूमेंट को इसमें फेच करा सकते हैं। जैसे मान लिया आपने डिजिलॉकर में लॉगिन कर लिया, यहाँ पर अपना आपने डाउनलोड कर लिया और यूजर नेम पासवर्ड बना के लॉगिन कर लिया, आधार कार्ड भी आपने इसमें लगा दिया, तो यहाँ पर आपका जो गैस का कनेक्शन है उसका आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट फेच करा सकते हो। आप अपना जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट हैं, आपके कास्ट सर्टिफिकेट आपके हैं, यानी कि जाति प्रमाण पत्र हैं, निवास प्रमाण पत्र हैं, ये भी आप यहाँ पर फेच करा सकते हो, वो भी आपके ऑनलाइन यहाँ पर आ जाएंगे। आपका आधार कार्ड भी आपके डिजिलॉकर में आ जाएगा, और भी बहुत सारे तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट हैं जो कि आप डिजिलॉकर में ला सकते हो। तो ये सब होगा आधार कार्ड की वजह से ही, ठीक है। तो इसलिए डिजिलॉकर में आधार कार्ड आवश्यक है। एक और सवाल यहाँ से बन सकता है कि डिजिलॉकर में टोटल स्टोरेज स्पेस कितना दिया जाता है, तो टोटल स्टोरेज स्पेस आपको 1 GB का दिया जाता है। अगर आप डिजिलॉकर में अपनी कोई फाइल अपने मोबाइल फ़ोन से अपलोड करते हैं तो वो कितना कर सकते हैं, वो कितना साइज का कर सकते हैं, तो 10 MB की फाइल हो सकती है, इससे ज़्यादा की नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ और पॉइंट आपको ध्यान रखने होंगे। आगे आपको बताना है ALU CPU में होता है। यहाँ पर ये पूछा था कि ALU CPU में होता है, इसका जवाब यस नो में करना है, ट्रू फॉल्स में करना है। क्या होगा इसका राइट आंसर? क्या ALU CPU के अंदर होता है? तो आप बोलेंगे यस होता है, यानी कि ट्रू हो जाएगा, ALU CPU के अंदर होता है। आपको पता है आपके CPU के मुख्य 3 पार्ट होते हैं, है ना। आपका जो CPU होता है मुख्य 3 भागों में बना होता है। एक आपका CU होता है, एक आपका MU होता है और एक आपका ALU होता है, यानी कि कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये 3 मुख्य पार्ट होते हैं आपके CPU के। CPU का फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी होता है, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखना है सभी को। इसको माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। कैश मेमोरी का वर्क, कैश मेमोरी से संबंधित कोई प्रश्न यहाँ पर दिया होगा, तो कैश मेमोरी जो आपका होता है आपके कंप्यूटर में होता है, और ये आपके CPU को और जल्दी काम कराने के लिए, फास्ट काम कराने के लिए इस्तेमाल की जाती है। आप ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। बाकी यहाँ से एक और सवाल बन सकता है कि कौन सी मेमोरी को CPU जल्दी एक्सेस कर सकता है, तो कैश मेमोरी को CPU जल्दी एक्सेस कर सकता है। और दूसरा हो सकता है कि CPU के पास में कौन सी मेमोरी होती है, तो CPU के सबसे नज़दीक कैश मेमोरी होती है। बट जब कभी भी रजिस्टर अगर आ जाए तो फिर आपका आंसर रजिस्टर होता है, थोड़ा सा ये भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उमंग ऐप एंड्रॉइड फ़ोन में चलता है। उमंग ऐप क्या एंड्रॉइड फ़ोन में चलता है, यस या नो? उमंग ऐप एंड्रॉइड फ़ोन में भी चलता है, यानी कि यस हो जाएगा, ऑप्शन पहला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपका यस हो जाएगा। बाकी उमंग का फुल फॉर्म ध्यान रखना होगा, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस होता है। हमने पहले भी आपको बताया, इस प्रकार से क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। अब यहाँ पर बताना है सेव एज करने की शॉर्टकट की क्या होती है। सेव एज करने की शॉर्टकट की आज बहुत सारे प्रश्न तो हमने शामिल नहीं कर पाए, ठीक है, बट जो भी शामिल किए हैं सभी इंपॉर्टेंट हैं। पूरा अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को अच्छे से रिवाइज करके जाना है। निश्चित आप सभी का एग्जाम बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एग्जाम बहुत अच्छा हो रहा है। लगातार हमारे पास कमेंट आ रहे हैं, व्हाट्सएप पर बच्चे मैसेज कर रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा पेपर हो रहा है। बस थोड़ा सा आपको अपने अकॉर्डिंग अच्छे से तैयार करना है, जो भी आपने अभी तक पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज करके जाना है। बाकी अगर आपने CCC ऑल इन वन महामैराथन क्लास नहीं देखा है तो वहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, और उस एक ही क्लास में सब कुछ पढ़ा दिया गया है। और उस क्लास की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना, तो वहाँ पर टाइम स्टैम्प भी दिया गया है, ताकि आपको उस क्लास को देखने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि लगभग वो 8 घंटे की क्लास है। तो वहाँ पर जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो टॉपिक आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ पर सीधे क्लिक करके उसी टॉपिक पर आप जा सकते हैं, तो आपको ढूंढना भी नहीं पड़ेगा। और उस एक ही क्लास में पूरा कोर्स का जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो वहाँ पर कवर किए गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास वो होने वाली है आप सभी के लिए। बाकी सेव एज के शॉर्टकट की क्या होती है, कंट्रोल शिफ्ट एस होती है, तो पहला हो जाएगा कंट्रोल शिफ्ट एस, ठीक है। बिटकॉइन की खोज किसने की, बिटकॉइन की खोज किसने की बताइएगा। और जिनका एग्जाम नवंबर में होने वाला है या दिसंबर में होने वाला है, तो जिनका नवंबर में होने वाला है आप सभी के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर बैच चल रहा है, आप सभी उस बैच को ले सकते हैं। उसका प्राइस 349 रुपये ऑनली रखा गया है। केवल 349 रुपये में आप पूरा कंप्लीट क्रैश कोर्स कर सकते हैं, जहां पर काफ़ी कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा, और यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट PDF भी अलग से आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। यानी कि हर संभव प्रयास किया जाएगा कि आप इस बैच को पढ़कर CCC एग्जाम को A ग्रेड में पास करें।
और ऐसा बहुत सारे बच्चों ने किया भी है। सो आपको अगर यहाँ पर इस बैच को ज्वाइन करना है, इसके लिए आपको हमारा मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर उसको रजिस्टर करने के बाद CCC नवंबर बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, और जिनका दिसंबर में है उनके लिए बहुत जल्द न्यू बैच आने वाला है। तो यहाँ से काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगी CCC एग्जाम की तैयारी करने में, ठीक है। बाकी जो क्लास आपको डेली 8:30 PM पर हमारे यूट्यूब चैनल पर मिलते हैं, वो सारे क्लास आपको कंटिन्यू करते रहना है। बिटकॉइन के खोजकर्ता कौन है? तो सतोशी नाकामोटो हैं बिटकॉइन के खोजकर्ता। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जो कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। क्या है? एक क्रिप्टो करेंसी है जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित है। तो बिटकॉइन के खोजकर्ता हैं सतोशी नाकामोटो, और इसकी खोज कब हुई थी? 2008 में बिटकॉइन की खोज की गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, बिटकॉइन की खोज 2008 में की गई थी, ठीक है। आगे बताना है OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? OSI मॉडल में कितनी लेयर होती हैं? बताइए क्या होगा इसमें राइट आंसर? तो कल भी शायद हमने बताया था OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, और आज के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। OSI का फुल फॉर्म ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। लिब्रे ऑफिस बंद करने की शॉर्टकट की, अगर आप लिब्रे ऑफिस बंद करना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? कौन सी शॉर्टकट की आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा? बताइएगा कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो एक बात आपको बता दें, जिनका अब आगे एग्जाम होने वाला है, जिनका हो चुका है उनका तो ठीक है, जिनका भी आगे होने वाला है, कम से कम आपको 1 मंथ क्लास करने ही करने हैं। हालांकि बहुत सारे बच्चों ने कमेंट किया कि बोले सर हमने 1 हफ्ता क्लास किए, हमने 2 हफ्ता क्लास किए, हमने आपके इतने दिन क्लास की और हम इस ग्रेड से पास हो गए। अच्छी बात है, बट फिर भी हम आपको ये कहना चाहते हैं कि कम से कम 1 मंथ क्लास आपको करना ही करना है। और आप सोच कर देखिए, अगर आप 1 मंथ क्लास कंटिन्यू करते हैं तो कितना कुछ आप सीख जाएंगे, कितना कुछ आपको पता चल जाएगा। प्रश्न देखते ही आप बता देंगे, है ना। प्रश्न देखते ही आप बता देंगे कि हाँ ये सवाल सही होगा, इसका ये जवाब होगा, ठीक है। तो इसलिए आपको अगर अच्छी ग्रेड आप लेना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप यस ग्रेड में पास हों, आप ए ग्रेड में कम से कम पास हों, तो फिर आपको कम से कम मिनिमम आपको बता रहे हैं, जब बिल्कुल, क्योंकि वैसे तो आपको पता है CCC 3 मंथ का कोर्स है, कम से कम आपको 3 महीने अच्छे से तैयारी करनी है। बट मिनिमम अगर 1 मंथ भी क्लास आप देख लेते हो जो हमारे यहाँ पर होते हैं, तो भी आप ए ग्रेड में आराम से पास हो सकते हो, ठीक है। और जिनका नवंबर में एग्जाम है, जैसा हमने बताया कि आपका बैच हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर कंटिन्यू चल रहा है, जल्द ही आपके यूट्यूब पर भी किया जाएगा। बट मोबाइल एप्लीकेशन पर हम आपको चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, वहां पर आपको चैप्टर वाइज पढ़कर आना है। उसके बाद में यूट्यूब से जो हम क्लास कराते हैं, जो रैंडम क्वेश्चन कराते हैं, तो यहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इस प्रकार से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित आप ए ग्रेड हासिल करेंगे। लिब्रे ऑफिस बंद करने की शॉर्टकट की Ctrl+X हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर आपका Ctrl+Q होगा, ठीक है। Ctrl+Q, ऑप्शन नंबर हो जाएगा V। लिब्रे ऑफिस बंद करने की शॉर्टकट की क्या होगा? Ctrl+Q से आप लिब्रे ऑफिस को बंद कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं। कई बार आपसे सवाल होगा कि लिब्रे ऑफिस राइटर की विंडो बंद करना है तो क्या करेंगे? तो अगर लिब्रे ऑफिस राइटर, कैल्क या इम्प्रेस की विंडो बंद करना है तो Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे, Ctrl+W का इस्तेमाल करेंगे। बट अगर आप पूरा लिब्रे ऑफिस ही बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+Q आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। और Ctrl+X से क्या होता है? Ctrl+X से कट होता है। अगर हम किसी भी टेक्स्ट को कट करना चाहते हैं तो Ctrl+X करेंगे, अगर हमें कॉपी करना है तो Ctrl+C करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। NEFT से पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं क्या? NEFT से आप पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे यस कर सकते हैं। NEFT का फुल फॉर्म नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड से ट्रांसफर होता है, तो आप NEFT से भी पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं, पैसा भेज सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास बस यहीं तक थी। आई होप आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और जिनका भी कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। आप सभी को अच्छे से रिवाइज करके जाना है, निश्चित आपका एग्जाम भी बहुत अच्छा होगा, ठीक है। और जो भी प्रश्न आपको याद रहे आप अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें 9452299436 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर हमें ईमेल कर सकते हैं, या फिर हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। CCC वाईफाई से हमारी आईडी है, तो CCC वाईफाई से आपको सर्च करना इंस्टाग्राम पर, और वहाँ पर हमें फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी आप अपने सवाल, अपने प्रश्न कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम आपको रिप्लाई करेंगे जब भी हमें समय मिलेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आपको अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, गुड नाइट, बाय बाय।